स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डे 4 में पढ़ने लगे हैं पार्टनरशिप। तो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप किसे कहते हैं जनाब? दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ये क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स कौन होंगे? वही अफराद जो कि मिलके काम कर रहे हैं। और फर्म किसे कहते हैं? पार्टनरशिप का जो बिज़नेस है, जिस नाम से वो ऑपरेट कर रही है, वो कहलाता है फर्म का नेम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पार्टनरशिप आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्या इसमें से सवाल आना या नहीं आना। तो फॉर श्योर सवाल आना, मतलब कोई पेपर ऐसा बन नहीं सकता जिसमें पार्टनरशिप कम से कम 8 और मैक्सिमम 12 नंबर तक टेस्ट ना हो। तो 8 से 12 और कभी कभी शायद अगर जैक लग जाए तो 15 तक ये एरिया टेस्ट होना ही होना, एरिया टेस्ट होना ही होना है। अब ऐसे में 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, चैप्टर 11, 12 एंड चैप्टर 13। बारी बारी करके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लेंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर शुरू होता है विद डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप, फर्म्स एंड पार्टनर्स। जैसा कि अभी आपने बताया कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स होने चाहिए जो कि प्रॉफिट शेयर करते हो। अगर एक बंदा कहे कि मैं सैलरी ले रहा हूँ तो वो पार्टनर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। पर हमें ये पता चल गया इस डेफिनेशन को देख के कि पार्टनरशिप के अंदर टेक्निकली क्या होना चाहिए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि कम से कम 2 और वो मिलजुल के काम कर रहे हों, आपस में सेग्रीगेट होके इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर रहे। फिर इनके दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ लिखत पढ़त में होनी चाहिए, कागज़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कागज़ी कार्रवाई नहीं है और बस ज़बानी कलामी काम हो रहा है तो उससे पार्टनरशिप तो चलो बनाई जा सकती है, मतलब एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मगर अच्छा क्या है कि हमेशा किस फॉर्म में हो? रिटन फॉर्म में। फिर इनको मिलके कोई ना कोई बिजनेस करना है। क्या करना है दोस्त? बिजनेस करना है। इन अदर वर्ड्स, हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं करेंगे और हर पार्टनर दूसरे के लिए लायबल होगा। हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। तो ये कब आएगी? जब म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल भी है, हर पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है। तो अब अगर मैं वापस आता हूँ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन अब दोबारा पढ़ते हैं। कहता है इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। आगे पढ़ें। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलजुल के काम करें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो सारे मिलके काम करें तो भी पार्टनरशिप है। या अगर एक एक्टिव पार्टनर हो और वो कहे कि मैं बाकियों के लिए भी काम करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी पार्टनरशिप ही है, मगर वो कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर ऑल। तो एक बंदा सबको भी कमा के खिला सकता है और सारे मिलके भी काम कर सकते हैं। तो जो लोग इस बिजनेस में या इस पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली क्या कहेंगे उनको? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली क्या कहेंगे उनको? फर्म। और जिस नाम से कारोबार हो रहा है वो फर्म्स नेम या पार्टनरशिप नेम कहलाता है। याद है? क्लियर? कोई मसला? सर, एक्ट ऑफ फर्म, हर वो काम जो कि पार्टनर कर रहा है या हर वो काम जो कि फर्म कर रही है, ये क्या कहलाएगा? एक्ट ऑफ फर्म। तो अगर एक पार्टनर ने कोई काम किया, वो टेक्निकली क्या कहलाया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म ने ये काम किया, क्योंकि पार्टनर्स आपस में इंडिविजुअली और जॉइंटली लायबल है, इंडिविजुअली और जॉइंटली लायबल है। और थर्ड पार्टी कौन होगी?
कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, वेंडर हो सकता है, लिक्विडेटर हो सकता है, यानी कि कोई भी तीसरा शख्स जो कि उस पार्टनरशिप से बाहर खड़ा हुआ है और उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उनके साथ किसी रिलेशन में आने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ कोई जनरल कायम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा दोस्त? थर्ड पार्टी। और पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहने के लिए ये 5 एसेंशियल्स मीट होना ज़रूरी है। यहाँ तक ओके? अब एक एक करके इनके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। पहला क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि कम से कम 2 लोग हों। एक बंदा इंडिविजुअल लेवल पे तो पार्टनरशिप कायम नहीं कर सकता। अच्छा, 3 बंदे हैं जी, 2 सैलरी पे हैं, 1 प्रॉफिट लेता है, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, ये मिलजुल के कारोबार ज़रूर कर सकते हैं, मगर वो उसका मुलाजिम कहलाएगा, उसका पार्टनर नहीं कहलाएगा। तो देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, अल्फाज पढ़े ज़रा गौर से, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। अगर नंबर 1 हो जाए, यानी कि शुरू 3 से हुए थे, कम हो गए 2 और फिर कम हो गए 1, तो अब उस पार्टनरशिप को फौरी तौर पे सीज करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। ओके है दोस्त? क्या कोई मैक्सिमम लिमिट बताई है? इस एक्ट ने नहीं बताई, इस एक्ट ने कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई, मगर अगर हम पूछें जाके कंपनीज एक्ट से तो वो कहता है 20। वो क्या कहता है? 20, क्योंकि 20 से ऊपर आपको कंपनी बनानी पड़ जाती है। तो कंपनीज एक्ट ने इनडायरेक्टली 20 की लिमिट बताई है, वैसे इस एक्ट के मुताबिक कोई लिमिट नहीं है। मगर जब मैं बात करता हूँ बैंकिंग के बिजनेस की, किसके बिजनेस की? बैंकिंग के, तो वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोस्त? 10। और अगर मैं बात करूँ ऐसे सेटअप की जो कि कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, ऑडिट फर्म होगी, टैक्स फर्म होगी, लॉयर्स की फर्म होगी, वहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। और अगर आप 20 से ऊपर चले जाएं तो ये क्या कहलाएगी? इल्लीगल एसोसिएशन एग्रीमेंट। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, मुझे बताएं, पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली क्या क्या बातें लिखवाई जा सकती हैं? कितने पार्टनर्स हैं, फर्म का नाम क्या होगा, कौन कब ज्वाइन कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग, नेम, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब कुछ कहाँ पे लिखा आएगा? पार्टनरशिप डीड में। तो अगर आपसे 2 नंबर के लिए पूछ भी ले गलती से कि भाई बताओ डीड में कौन कौन सी बातें आनी हैं, तो ये सारी बातें आपने उसको एक्सप्लेन कर देनी है कि जनाब ये सारी बातें हम किस में लिखते हैं? एक पार्टनरशिप डीड में। एक दफ़ा लिस्ट पढ़ लें जल्दी से, क्विकली। क्या लिखा हुआ है? फर्म नेम, जहाँ पे बन रही है, पार्टनर के नेम, कहाँ से आ रहे हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कौन क्या लेके आया है, किसकी कितनी गुडविल है, कुछ भी इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट नहीं है, आप अपनी पसंद से जो भी लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं, मगर उसकी कंसेंट लेके। अगर वो दूसरे पार्टनर की रजामंदी नहीं है और आप उसके बारे में कोई बात लिखवा दें तो वो मानी नहीं जाएगी। तो डीड हमेशा उस वक्त बनाई जाती है जब सारे लोग आपस में एग्री कर रहे हो, सारे लोग आपस में एग्री कर रहे हो, सबकी फ्री कंसेंट शामिल हो। सर इनको मिलकर क्या करना है? बिजनेस करना है। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं करना, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं करना, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको क्या करना है? शेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मसले आते हैं बच्चों को। पहला मसला, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या सबकी बराबर होगी? द आंसर इज़ नो। सेम हो भी सकती है मगर डिफरेंट भी हो सकती है। मसला नंबर 2, सर अगर कुछ भी डिसाइड ना हुआ हो तो फिर क्या होगी? बराबर। मसला नंबर 3, सर प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग सेम रेशो हो सकती है? नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये 3 मसले हमें पता होने चाहिए। तो हर पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा लाजमी मिलेगा, हर प्रॉफिट को लाजमी हिस्सा मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। वो चाहे 1% ही क्यों ना हो, आप उसको हिस्सा दिए बगैर अपने आप को साइड पे नहीं कर सकते। और आखिरी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या मतलब?
हर पार्टनर दूसरे के लिए लाइबल है, हर पार्टनर दूसरे का प्रिंसिपल है, दूसरे का एजेंट है। अगर एक पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसे पूरी फर्म, पूरी पार्टनरशिप बाउंड हो जाएगी। अगर एक पार्टनर ने कोई एक्टिविटी की है, उसने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो पूरी फर्म क्या हो जाएगी? लाइबल हो जाएगी। पूरी की पूरी फर्म क्या हो जाएगी दोस्त? लाइबल हो जाएगी। कब कब हम पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, या इन अदर वर्ड्स कब कब एक पार्टनर को हम पार्टनर नहीं मानेंगे? दिखने में लग रहा होगा कि वो पार्टनर है क्योंकि वो प्रॉफिट ले रहा होगा, मगर हकीकत में वो मेरा पार्टनर नहीं होगा। तो ये एक लिस्ट दी हुई है। ये वो लोग हैं जिनको हम प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, मगर ये हमारे पार्टनर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। पहला बंदा कौन है? लेंडर ऑफ मनी। भी आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा लोन मिल जाएगा, मगर तुम चूँकि एक पार्टनरशिप खोलने जा रहे हो और तुम्हारा बिजनेस रिस्की है, तो मुझे उसमें अपना रिस्क कवर करने के लिए वहाँ से आया हुआ मुनाफा भी चाहिए, वहाँ से आया हुआ मुनाफा भी चाहिए। तो बेशक 2% दो, 3% दो, 5% दो, मैं मुनाफा भी लूँगा। तो अब आप उसको मुनाफा तो दे रहे हैं, मगर क्या आपका पार्टनर बन गया? नहीं, वो पार्टनर नहीं बना। हाँ, अगर डीड में लिख दिया हो कि ये फ़लाँ बंदा हम में से है और हम इसको प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, तो तब वो पार्टनर काउंट हो जाएगा। बट अगर डीड में नहीं लिखा हुआ और उसको सिर्फ आप मुनाफा दे रहे हैं, तो वो पार्टनर की डेफिनेशन में शामिल नहीं। सेकंड, सर्वेंट। आप अपने मुलाजिम को एज रेम्यूनरेशन, एज बोनस आप कहते हैं यार तो अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें 2% प्रॉफिट दूंगा। अब प्रॉफिट तो आप दे रहे हैं, मगर क्या वो पार्टनर बन गया? नहीं, वो पार्टनर नहीं बना। एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी बेवा को, उसके ये 3 बच्चों को आप पैसे दे रहे हैं प्रॉफिट में से, उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग खोल ली है, तो वो आपके पार्टनर्स की डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे। इसी तरह माइनर को आपने बेनिफिट्स में ऐड कर दिया, आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी पार्टनर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता। आपने मस्जिद के नाम अपना प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा रख दिया कि मुझे जो भी प्रॉफिट आएगा वो मस्जिद को दे देना, तो मस्जिद क्या पार्टनर बन गई है? नहीं, वो मस्जिद पार्टनर नहीं बनी। तो सिर्फ अगर आप किसी को प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब वो आपका कौन है? पार्टनर। ये लिस्ट 6 दफ़ा के हमने पूछी, ऑटम 9 से लेके अब तक 6 दफ़ा ये सवाल एग्जैक्टली, कभी 3 नंबर के लिए, कभी 2 नंबर के लिए, कभी 4 के लिए, कभी 5 के लिए, कि बताएं कौन कौन से लोग हैं जिसको हम प्रॉफिट तो देते हैं मगर वो पार्टनर के डेफिनेशन में काउंट नहीं होते। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। फिर अगर मैं पीछे आऊँ तो अक्सर बच्चों को एक और कन्फ्यूजन भी आती है कि सर पार्टनरशिप फर्म में और को ओनरशिप में क्या फ़र्क है? को ओनरशिप में जो अफराद मिल के काम कर रहे हैं वो पार्टनर नहीं है, वो एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, उनका प्रॉफिट उनका अपना है, वापस में बांटते नहीं है। भाई 2 भाई हैं, निचला पोर्शन एक भाई ने रेंट पे दे दिया, ऊपर वाला पोर्शन एक भाई ने रेंट पे दे दिया, तो जो 2 पोर्शन से किराया आ रहा है वो दोनों भाइयों को अपना अपना ज़ाती मिल रहा है। बिल्डिंग एक ही है, बिल्डिंग एक ही है, मगर यहाँ पे ये बन गई है आपकी को ओनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप कब होती? जब ये मिल के कोई बिजनेस करते हैं, मिल के कोई एक्टिविटी करते हैं। इनका काम ही ये होता कि वो किरायों पे देते हैं मकान या किरायों पे बिल्डिंग देते हैं, और वो मिलजुल के उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं और मिलजुल के प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, किराया भी बांटते हैं। तो को ओनरशिप में दूसरे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर पार्टनरशिप में दूसरे के लिए जिम्मेदारी आप लोग रखते हैं। फिर पार्टनरशिप 2 तरह से होती है, एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल से क्या मुराद है? मर्जी, जब दिल किया ज्वाइन कर लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया, कोई रोक टोक नहीं है। और पर्टिकुलर, किसी ख़ास मकसद के लिए, ख़ास टाइम के लिए आप ज्वाइन करते हैं, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। फिर अगर आपने उसको कंटिन्यू करना हो तो आप उसको बना देंगे पार्टनरशिप एट विल, मगर बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी होती है? स्पेसिफिक पार्टनरशिप। तो जब कोई ड्यूरेशन नहीं है तो एट विल है, जब मर्जी छोड़ दो एट विल है, जब मर्जी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो एट विल है। हाँ, जब छोड़ना हो तो क्या दे देना? नोटिस दे देना।
जब छोड़ना हो किसी ने तो क्या दे देना, नोटिस दे देना। इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट सच विल बी नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। क्या मतलब, जब आपने डीड में ये लिख दिया है कि सबसे पूछे बिना तुम जा नहीं सकते, तो उसकी मर्जी है नहीं, वो तो ख़त्म कर दी, तो एट विल अब नहीं है, वो क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर। वो फिर क्या बन जाएगी, पर्टिकुलर बन जाएगी। डन। अब आ जाए टाइप्स ऑफ पार्टनर। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के पार्टनर होते हैं। पहला है एक्चुअल पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो कि असल में काम शाम करता है, जो कि असल में लोगों को नज़र आता है, जो कि असल में काम करता है। ये एक्टिव पार्टनर है, ये मैनेजिंग पार्टनर है, ये एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, ये ऑस्टेंसिबल पार्टनर, इसके बहुत सारे नाम हैं। दूसरा स्लीपिंग, ये कौन सा है, जो मैनेजेरियल डिसीजंस में नहीं आता। ये पैसे इन्वेस्ट करके सो गया और जागता और क्या कहता है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इसने बस पैसे दिए हुए आपको, इसने बस क्या दिया हुआ आपको दोस्त, पैसे दिए हुए, और पैसे दे के बस अपना रिटर्न चाहता है और कुछ नहीं चाहता। ये पढ़े, इन्वेस्ट कैपिटल एंड क्या मांगता है, प्रॉफिट में शेयर। थर्ड पार्टीज के साथ उसका कोई राब्ता ही नहीं। थर्ड पार्टीज तो इसको जानती भी नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया। क्या ये लायबल होता है, हाँ जी बिल्कुल, ये इक्वली लायबल है। जैसे सब पार्टनर्स लायबल है वैसे ही ये भी लायबल है। अगला साइलेंट पार्टनर, इसकी आवाज़ दबाई हुई है, यानी कि ये भी मैनेजेरियल डिसीजंस नहीं लेता मगर बैठा होता है। तीसरा प्रॉफिट्स वाला पार्टनर, ये वो पार्टनर जो कहता है कि सिर्फ मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मैं लॉस में शरीक नहीं होना चाहता, मैं लॉस में शरीक नहीं होना चाहता। मगर क्या इसका मतलब ये है कि ये लाइबिलिटी भी अपनी ख़त्म कर रहा है सारी की सारी, नहीं। ये अक्सर कन्फ्यूजन आती है, बच्चों को लगता है कि अगर एक पार्टनर लॉस में हिस्सेदार नहीं है तो वो थर्ड पार्टी को लाइबल भी नहीं है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लाइबिलिटी हर पार्टनर के ऊपर इक्वल वैलिड है। हर पार्टनर दूसरे के लिए इंडिविजुअली भी लायबल है और जॉइंटली भी लायबल है। तो ये कहना कि मैं चूँकि लॉस में शरीक नहीं हूँ तो मैं लायबल भी नहीं हूँ, ये बात सही नहीं। फिर सब पार्टनर, पार्टनर अपने आगे कोई नुमाइंदा रख लेता है, वो नुमाइंदा सिर्फ उस पार्टनर को लायबल होगा, वो नुमाइंदा पूरी फर्म को लायबल नहीं होगा, और फर्म उस नुमाइंदे से कुछ भी काम नहीं करवा सकती। सिर्फ कौन करवा सकता है, वो पार्टनर जिसने अपने आगे एक एजेंट रखा हुआ है। तो ये बेसिकली पार्टनर का एजेंट है। ये कौन है, पार्टनर का एजेंट है। फिर नॉमिनल पार्टनर, ये वो पार्टनर है जो कि सिर्फ नाम दे के साइड पे हो गए। ये बिजनेस में नहीं आते, इन्होंने अपना नाम दिया हुआ है और इस नाम के बदले वो प्रॉफिट लेते हैं 2%, 3%, 5%। आप अक्सर देखते हैं फार्मेसीज़ के अंदर कि एक बंदे का नाम लगा होता है, उसकी डिग्री लगी होती है, मगर वो खुद नहीं होता। क्यों, उसने सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए अपना नाम दिया हुआ है कि तो मेरे नाम पे इसको चलाओ, जो प्रॉफिट आएगा मुझे भी दे दो। तो ये क्या बन जाएगा, नॉमिनल। तो ये कोई पैसा नहीं लेके आता, कोई एसेट नहीं लेके आता, सिर्फ नाम देता है कंपनी को। और पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट, वो पार्टनर जो कि दिखने में पार्टनर लग सा रहा है मगर एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, मगर जब आप उसको देखते हैं उसकी हरकत ये बताती है कि वो पार्टनर है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो यही बातें करता है, 11 सॉरी, चैप्टर 11 यही बातें करता है कि पार्टनरशिप में डेफिनेशंस क्या हैं, कब हम एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहेंगे, पार्टनर्स किस तरह के हैं और पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ से छोटा सवाल ही बनता है, कोई टेक्निकल सवाल इस चैप्टर से बनता नहीं है। मोस्टली MCQs टेस्ट हो रहे होते हैं। एक सवाल आपको दिखाता हूँ, मैं देता हूँ, पहले ये सवाल करें। ये सवाल देखें जरा, आपने बताना है सिनेरियो को देख के कि क्या इनके दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं है। तसल्ली से इस सवाल को रीड करें और फिर मुझे बताएं कि आपका क्या जवाब बनता है।
तसल्ली से करना है, जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, देखें, कहते हैं मुनाफ आ सोल प्रोप्राइटर, ये कौन होता है? सोल ट्रेडर, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर, यानी कि बिजनेस कर रहा है। 5 शर्तों में से पहली शर्त क्या थी? बिजनेस होना चाहिए, तो ये बिजनेस तो कर रहा है। एग्रीड टू एडमिट लारी इन हिज बिजनेस, 2 लोग हो गए। अब शर्तें क्या है? लारी शैल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल, क्या ये शर्त होती है कि पार्टनर जब भी आएगा कैपिटल लेके आएगा? ओके। एंड शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द फर्म, तो ठीक है, हमें पता है कि पार्टनर इन प्रॉफिट भी होते हैं। हाउएवर he shall be entitled to receive a ₹1.5 लाख और इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लाइंट, ये फिक्स है, ये कमीशन है, ये प्रॉफिट में हिस्सा नहीं। आगे बढ़े क्या लिखा? शेयर 40%, तो इसका मतलब है कि ये पार्टनर बन चुका है, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा आ गया ना, तो प्रॉफिट में हिस्सा, बिजनेस भी कर रहे हैं और कम से कम 2 लोग भी हैं, आपस में म्यूचुअल एजेंसी भी रखते हैं। अच्छा आगे, हैव द राइट टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स, उसके पास पावर्स भी आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये सारे फीचर्स तो पूरे हो रहे हैं। कौन से वाला? ये वाले, ये सारे के सारे फीचर्स पूरे हो रहे हैं। एग्रीमेंट भी होगा, प्रॉफिट भी शेयरिंग हो रही है, एजेंसी भी म्यूचुअल है, बिजनेस भी हो रहा है। तो देयरफॉर अब आपका जवाब क्या बनेगा? आपका जवाब दोस्त क्या बनेगा कि इस सिचुएशन को एनालाइज करके जब देखा है तो ये सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, देयरफॉर ये एक पार्टनरशिप कहलाई जाएगी, एक पार्टनरशिप फर्म कहलाई जाएगी। इसी तरह का एक और सवाल बस इस चैप्टर से आपको मिलेगा टेक्निकल, एक और है बिल्कुल सेम पैटर्न पे आया हुआ। और इसके अलावा चैप्टर से क्या आता है? वो लिस्ट, कौन सी लिस्ट? आजा आजा आजा, ये लिस्ट कि कौन से लोगों को प्रॉफिट शेयर तो किया जाता है मगर वो पार्टनर के डेफिनेशन में काउंट नहीं होते हैं। तो चैप्टर 11 यही बातें करता है, बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर डिस्कशन करता है पार्टनरशिप के, आपकी एक बेस खड़ी कर देता है। डन यहाँ तक? ओके। 12 पे आते हैं। 12 कहता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, आपस में क्या ताल्लुकात हैं इनके, आपस में कैसे ताल्लुकात हैं इनके? तो आपस में ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे एक हस्बैंड वाइफ के होते हैं, जैसे एक, अब देखें, जस्ट एंड फेथफुल, यानी कि आपने हमेशा इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, कुछ छुपाना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रखना है, ट्रस्ट में रखना है, किसी को धोखा नहीं देना, जो भी काम करना है गुड फेथ में करना। ड्यूटी है कि जो सच्चे अकाउंट्स हैं वो बताएं, झूठ बोल के अकाउंट्स को ख़राब ना करें, जो सेल हुई है वो बताएं, जो परचेज़ की है वो बताएं, 2 नंबरी बीच में नहीं करने। और जब आपसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन मांगी जाए तो फौरी तौर पे दें, उसको देर में ना डालें। अगर कोई नुकसान कर दे तो दूसरे की जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी को कंपनसेट करे। चौथा, बिजनेस करेंगे तो कॉमन
एडवांटेज के लिए करेंगे। कॉमन से मुराद जिसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा हो, या इन अदर वर्ड्स पूरी फर्म का फ़ायदा हो रहा हो, पार्टनरशिप का फ़ायदा हो रहा हो। और ड्यूटी है टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स, कुछ भी किसी से छुपाना नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन पार्टनरशिप, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, मगर सबकी कॉन्सेंट के साथ। अगर कोई चेंज लेके आनी है डीड में, अगर आप बाद में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। कॉन्सेंट लेना क्या है, ज़रूरी है। याद है? ओके। अच्छा, कल हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी। हम लोगों ने कल पढ़ा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। याद है? ये क्या था कि आप एक बंदे को कोई भी लीगल काम करने से नहीं रोक सकते, मगर पार्टनरशिप में इसका उलट है। पार्टनरशिप ये कहती है कि अगर पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं और एक पार्टनर कहता है कि यार मैं अब अपना भी सेम बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो फिर उसको वो सेम काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसको सेम काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर वो कहे मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, मगर आपको लग रहा है कि उस दूसरे काम की वजह से आपकी पार्टनरशिप को नुकसान हो सकता है, तो भी उसको इजाज़त आप नहीं देंगे। तो उसने या फर्म संभालनी है या अपना कोई सेटअप करना है। हाँ, ऐसा पार्टनर हो जो कि एक्टिव पार्टनर नहीं है, जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है, जिसकी मैनेजमेंट में आवाज़ ही नहीं है, वो ये काम कर सकता है, उसको मसला नहीं है। अच्छा जी, इसमें बाद में आता हूँ। अब ये क्या है, राइट्स एंड ड्यूटी। हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले। हर पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितना कैपिटल लेके आया। ये मैटर नहीं करता कि कौन कितने पैसे लेके आ रहा है। हर एक की जिम्मेदारी क्या है कि उसकी मैनेजमेंट में आवाज़ होनी चाहिए, वो बिजनेस में हिस्सा ले। जिम्मेदारी क्या है, टू अटेंड हिज ड्यूटीज़ डिलीजेंटली, तरीके से काम करे, ड्यू केयर के साथ काम करे, होश में काम करे। हर बंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे से मशवरा ले। आप ये नहीं कर सकते कि 4 पार्टनर्स हैं, 3 ने फैसला कर लिया, चौथे से पूछा ही नहीं। भाई वो भी आपके बिजनेस में कौन है, पार्टनर तो है ना, चाहे 2% वाले क्यों ना हो, मगर वो पार्टनर तो है, तो उसको भी इन्वॉल्व आपने लाजमी करना है। राइट है टू बी कंसल्टेड, कंसल्ट आपने लाजमी करना है, कंसल्ट आपने लाजमी करना है। और अकाउंट्स की एक्सेस, बुक्स की एक्सेस दूसरे को होनी चाहिए। हर पार्टनर के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कभी भी अकाउंट्स को देख सके। आप उससे अकाउंट्स छुपा नहीं सकते। याद है? ओके ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल राइट्स हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ म्यूचुअल राइट्स हैं। ये थोड़े से टेक्निकल है, ये बात सुनने वाली है। पहला क्या है, राइट्स फॉर रेम्यूनरेशन। सर व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन, पैसा, कमीशन, सैलरी। देखिए, पार्टनर्स जब आपस में बन गए हैं तो उनका मेन काम क्या है, बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट की शेयरिंग करना। अगर एक पार्टनर ये कह दे कि मुझे तो कमीशन भी चाहिए, भाई मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मुझे सैलरी भी चाहिए, मैं ये कस्टमर तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ, मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए, अलग से चाहिए, तो जब तक बाकी सारे पार्टनर्स इसके ऊपर राज़ी नहीं हो जाएंगे, दूसरी पार्टी को ये रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। तो रेम्यूनरेशन मिलना कब है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, जब तक सारे इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे तब तक हम दूसरी पार्टी को इसके बदले कोई पैसा नहीं देंगे। हाँ, प्रॉफिट में तो हिस्सा बनता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर कोई सैलरी मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है, बोनस मांग रहा है, ये कब मिलेगा, जब बाकी पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, एग्री। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब सुने, बाय डिफॉल्ट रूल क्या है, बराबर। बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है दोस्त, बराबर। तो कहता है नॉर्मली एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। ये बाय डिफॉल्ट रूल है। आगे पढ़े, अनलेस एग्रीड डिफरेंट। ये कहाँ पे किया होगा, डीड में किया होगा। ये कहाँ पे किया होगा, पार्टनरशिप डीड में आपने उसको सेपरेट कर दिया होगा, अलग कर दिया होगा। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स में इम्प्लाई एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस। क्या मतलब कि बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं
तो आप लॉस में भी शरीक होंगे। हाँ, अगर आप लॉस में शरीक होना नहीं चाहते तो फिर आपको ये अलग से कहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो अब रूल क्या है, दोबारा से, बाय डिफ़ॉल्ट बराबर, प्रॉफिट भी बराबर, लॉस भी बराबर, अनलेस कि डिफरेंट आपने तय किया हुआ है। नंबर 2, बाय डिफ़ॉल्ट ये समझा जाता है कि हर पार्टनर जो प्रॉफिट में हिस्सेदार है वो लॉस में भी हिस्सेदार है। बट अगर ऐसा नहीं करना तो कहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में। क्लियर होगी बात समझ आती है? आगे, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सूद को, एक्स्ट्रा पैसे को, मुनाफे को, प्रॉफिट को। पार्टनर शुरू में कुछ कैपिटल डालता है बिजनेस के अंदर। शुरू में फर्ज करो 4 पार्टनर्स हैं, चारों 5-5 लाख लेके आ गए, तो कारोबार शुरू किया 20 लाख से। साल के बाद पार्टनरशिप को पैसों की ज़रूरत पड़ी। साल के बाद क्या हुआ, पैसों की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने बैंक से रब्ता किया, बैंक ने कोई लोन नहीं दिया, या बैंक लोन दे रहा था मगर उस पर इंटरेस्ट बहुत चार्ज कर रहा था। इन्होंने आपस में मशवरा किया, तो एक पार्टनर बोलता है कि यार मेरे पास कुछ और पैसा भी पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ और पैसा भी पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे तो दूंगा मगर मुझे उस पैसे पे अलग से क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए। अब जब अकाउंट्स बनेंगे तो पहले वो इंटरेस्ट माइनस होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो चारों में डिवाइड हो रहा होगा, और जो इंटरेस्ट माइनस किया है वो जा किसको रहा है, उसी पार्टनर को जा रहा है। तो रूल ये है कि ये तब अलाउ होगा जब बाकी क्या हो चुके होंगे, उसके ऊपर एग्री हो चुके होंगे। अगर ऐसा हो गया, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म। तो जो भी प्रॉफिट्स तक आते आते एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वहां से माइनस किया जाएगा। तो ये क्या है, कैपिटल बाद में, पहले वाला नहीं, बाद में जो इजाफी दिया जा रहा है उसके ऊपर मुनाफा। शुरू में अगर वो शर्त रख दे, भाई एक पार्टनर कहता है कि जी मैं चूंकि आपको ज़्यादा कैपिटल दे रहा हूँ तो इतना कैपिटल नॉर्मल काम के लिए और इतने में मैं अलग से क्या लूँगा, इंटरेस्ट, वो तब होगा जब डीड में लिखवा दिया जाएगा और बाकी उस पर एग्री हो जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट का इस पॉइंट से फ़र्क है। ये है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुने फ़र्क क्या है। कैपिटल कहते हैं एक्विटी को, कि एक पार्टनर ने जो पैसा दे दिया है अब वो फर्म का बन गया और फर्म उसको इस्तेमाल कर रही है और पार्टनर को क्या पे कर रही है, पैसा। यहाँ पे क्या है, एडवांस। एडवांस मीन्स उधार, एडवांस मीन्स उधार। यहाँ पे एक पार्टनर कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें कुछ अरसे के लिए पैसा उधार पे दे देता हूँ, कुछ अरसे के लिए, बाद में पैसा मुझे वापस से करना है, और इस पे जो इंटरेस्ट तय हो जाएगा वो, और अगर इंटरेस्ट तय नहीं होता तो कितने %? 6%। अब ये 6 सदियों से चलता आ रहा, कितने %? 6%, 6%, 6%। फिर राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कहते हैं कंपनसेशन। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि अगर वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहा है तो उसको बाद में क्या किया जाएगा, इंडेमनीफाई किया जाएगा, उसको बाद में पैसे वापस किए जाएंगे। और जब एक का राइट है तो दूसरे की क्या होगी, ड्यूटी। जब एक का राइट है दूसरे की क्या होगी, ड्यूटी। तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट। अगर किसी से जान के भी गलती हो गई है तो मौके पे थर्ड पार्टी को आप पैसे दे दें, बाद में उससे क्या कर लें, रिकवर कर लें। सर, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स। आप कोई ज़ाती मुनाफा नहीं कमा सकते, आप कोई ज़ाती मुनाफा फर्म के एसेट्स को यूज़ करके कमा नहीं सकते, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो पैसा आपको वापस पे करना होगा। आप कोई भी कंपीटिंग बिजनेस फर्म के साथ नहीं कर सकते। अब आ जाए, इसका लास्ट टॉपिक कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म ये क्या होती है?
फर्म के एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म मीन्स फर्म के एसेट्स। सर जो भी पैसा शुरू में डाल दिया था, जो भी एसेट्स शुरू में ले लिए थे, वो सारे किसके हो गए हैं? फर्म के। उन एसेट्स को यूज़ करते हुए जो कमाई हुई है, वो कमाई भी किसकी है? फर्म की। उन एसेट्स को यूज़ करते हुए जो नए एसेट्स बाय किए हैं, वो नए एसेट्स भी किसके हैं? फर्म के। गुडविल भी किसकी है? फर्म की। और गुडविल होती क्या है दोस्त? ब्रांड वैल्यू, उसका नाम। ब्रांड वैल्यू, उसकी रेपुटेशन, उसका नाम, जिस वजह से वो ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है, दैट इज़ द गुडविल, जिस नाम से वो चल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? एक अदद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग है वैल्यू ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट विच हैज़ अ क्वांटिफाइबल वैल्यू इन द बिजनेस। एग्जाम्पल उसका नेम है जो वो के इंजॉय किए जा रहे हैं वहाँ पे। सर पार्टनर की ड्यूटी क्या है? कि वो तमाम फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के लिए इस्तेमाल करेगा, ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं यूज़ करेगा। तो कोई भी उससे पर्सनल बेनिफिट हासिल नहीं किया जाएगा। हर वो प्रॉपर्टी जो कि ओरिजिनल थी वो फर्म की है। हर जो पैसा आ रहा है, भाई फ़र्ज़ करो इन्होंने पैसा बैंक में रखवा दिया, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी किसका है? उस इंटरेस्ट के ऊपर राइट भी किसका है? फर्म का राइट है। तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की है, परचेज़ की है, शुरू में आई ख़रीदी है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो राइट है, वो सारा का सारा किसके नाम का है? फर्म के नाम का है। इंडिविजुअल पार्टनर्स का उस पर कोई राइट नहीं है। बात समझ आती है दोस्त? अब पीछे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, याद रखो। ओके, अच्छा, चेंजेस इन फर्म। चेंजेस इन फर्म, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना रिटायर होकर जा रहा है, तो ये कहलाएगी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप बनी थी एक फिक्स टाइम लाइन के लिए, पर्टिकुलर थी, बाद में एट विल में कन्वर्ट हो गई, ये भी क्या कहलाएगा? चेंज। या इसका रिवर्स, वो भी क्या कहलाएगा? चेंज। फर्म बनी थी टू कैरी आउट वन बिजनेस, अब इसने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, क्या कुछ नए बिजनेस ऐड कर लिए हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? चेंज। वो भी क्या कहलाएगा दोस्त? चेंज कहलाएगा। चैप्टर आपका इन्हीं बातों के साथ ख़त्म हो जाता है। ये सवाल अब आपके सामने है और आपने ये सवाल करना है, फिर मैं इसका सलूशन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आपके पास पूरे 10 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पर जूम करके सेशन 1 को एंड करना।